नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से खबर है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। सुशीला बलूनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जनता दल के साथ ही यूकेडी के साथ भी वो जुड़ी रही हैं। लंबे समय से सुशीला बलूनी बीमार थीं और 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मैक्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सुशीला बलूनी के निधन पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतृप्त परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य निर्माण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा दिया गया योगदान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सीएम धामी के अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सुशीला बलूनी के निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी गहरा दुख जताया है। तो वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री सतपाल महाराज ने भी सुशीला बलूनी के निधन पर शोक जताया। सुशीला बलूनी के निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थिएटर में फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस दौरान सीएम की पत्नी गीता धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। प्रदेश महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महिला कार्यकर्ताओं और स्कूल कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स ने भी फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते और ऐसे लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए कि आखिर कैसे बिना हथियारों के खतरनाक आतंकवाद चल रहा है और सच क्या है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि यह फिल्म केरल की सच्चाई है। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए। और हर वो व्यक्ति जिसने आज ये पिक्चर देखी कहीं ना कहीं उसको झकझोर गई, क्योंकि आसपास हमारे ये हो रहा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और इस कहानी को बताना बहुत जरूरी था। इस कहानी को सुनना भी बहुत जरूरी है। तो एक रियलिटी दिखाने वाली ये एक पिक्चर है और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करूंगी कि इसको यहाँ टैक्स फ्री किया जाए यूपी की तर्ज पे। देहरादून और आसपास अवैध बाजारों पर आज बड़ा एक्शन हुआ है। गांव से लेकर शहर और जंगलों तक फैले ऐसे अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। देहरादून में विकासनगर से लेकर सहसपुर तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। वन विभाग ने शंकरपुर में जंगल के अंदर बनाई गई 10 से ज्यादा मजारों को ध्वस्त कर दिया। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने विकासनगर के छरबा में अपना अभियान चलाया और 5 बड़ी मजारों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच ध्वस्त कर दिया। हालत यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट तक में मजारें बना दी गई थी। आप लगाइए कि हम अभी सहसपुर के शंकरपुर गांव में एक रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हैं, जहां साल का घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच भी यहां पर मजार बना दी गई और मजार सिर्फ ये नहीं कि यहां पर कोई छोटी मोटी मजार बना दी गई हो। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां पर 2 से 3 कमरे भी इस मजार की आड़ में बना दिए गए थे। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है?
हर चीज पे मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। उत्तराखंड में सिर्फ वन भूमि में 1000 से ज्यादा मजार अवैध रूप से बनी है, जबकि रेवेन्यू और अन्य विभागों की जमीन का कोई हिसाब ही नहीं है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बना दी गई है। ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन को ऐसे गलत ढंग से कब्जाना भी तो गलत है। तो किसी भी तरह के अवैध ये टास्क फोर्स बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाई गई है और 0 टॉलरेंस के डायरेक्शन दिए गए। अतिक्रमण पर सरकार अब सख्त रुख अपना चुकी है और वैसे लोगों का नेस्तनाबूद होना तय है। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार के सनेश क्षेत्र में जंगल में चारा पत्ती लेने गई एक 55 साल की महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने महिला को अपनी सूंड से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान महिला हाथी की सूंड से टकराकर झाड़ियों में गिर गई। वहीं महिला के साथ जंगल गई दूसरी महिलाओं के चिल्लाने के बाद हाथी भाग गया। हाथी के हमले में घायल हुई महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड के बिजली कंज्यूमर्स को अब हर महीने बिजली के अलग अलग दाम चुकाने पड़ सकते हैं और ज्यादातर महीनों में बढ़े हुए दाम आपके घरों तक बिजली पहुंचाने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने बकायदा इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यूपीसीएल ने बिजली नियामक आयोग में एक रिट दाखिल की है। इसमें बिजली के बिल पर हर महीने हर चार्ज रिवाइज करने की बात है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में किसी भी बिजली सप्लाई करने वाले कॉरपोरेशन को यह छूट दी गई है कि अगर बाजार से बिजली महंगे दाम में खरीदकर उपभोक्ता तक पहुंचाई जा रही है या फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो इसके एवज में उस महीने के बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं के सरचार्ज के रूप में अलग राशि वसूल की जा सकेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिजली का बिल और बढ़ सकता है और आपकी जेब और ढीली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर गाज गिर जाएगी? क्या सड़क पर मारपीट करना प्रेमचंद को मंत्री पद गवाकर भुगतना होगा? अब इन सवालों का क्या है जवाब, देखिए हमारी रिपोर्ट। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये फाइटर रूप उनके लिए अब मुसीबत बनने जा रहा है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रेमचंद अग्रवाल की वायरल वीडियो का संज्ञान ले चुका है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने तो मंत्री की इस हरकत को खुलकर गलत माना है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये खुलकर कहने से बच रहे हैं। गलत जा रहा है, लेकिन अब हमें ये भी कहते हैं कि आप डिक्टेटर नहीं हो, तो हम डिक्टेटर नहीं है। जो आएगा बताएंगे आपको। साफ है कि पार्टी ने प्रेमचंद अग्रवाल की हरकत को शुरुआती तौर पर गलत मान लिया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद पार्टी का प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर दिख रहा प्यार कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल से अपनी गलती मानने में एक स्वाभाविक स्वभाव होता है व्यक्ति का कि आत्मशोध हो, आत्ममंथन हो और अपनी गलती कहीं पे होती है तो स्वीकार एक मनुष्य की एक उसका परिचय देती है चरित्र का। लेकिन मेरे को लगता नहीं है ये वाला चरित्र भारतीय जनता पार्टी में है। जाहिर है कि प्रेमचंद अग्रवाल की हरकत ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दिया है। हालांकि कांग्रेस के नरम तेवर प्रेम के लिए कुछ राहत भरे जरूर हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का नया वर्जन लॉन्च किया। अब हेल्पलाइन नंबर 1905 पर कॉल करने के बाद वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, जहां 24 घंटे समस्या और शिकायत रजिस्टर की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने सीएम हेल्पलाइन की 2 बार समीक्षा की जाएगी। इसमें एक बार वो खुद समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील दिवस लगाए जाएं और डीएम जनता दरबार में लोगों की समस्या और शिकायतों का समाधान करें और जिन अफसरों के लेवल पर समस्या का समाधान न हो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। uh, 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा।
परिवहन विभाग में ANPR सिस्टम की शुरुआत मंगलवार को सीएम धामी ने की। ANPR सिस्टम यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसके कैमरों से गाड़ियों की नंबर प्लेट ऑटोमेटिक चेक होगी। इसके लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि जहां जरूरत हो वहां पर इस तरह के कैमरे लगाए जाएं। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हरीश रावत, करण मारा और यशपाल आर्य भी शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा है कि किसानों पर 150 करोड़ से अधिक का बकाया है, लेकिन मिल सिर्फ किसानों को 6 से 7 करोड़ ही दे रही है। इसलिए कांग्रेस अब सड़क पर किसानों के लिए संघर्ष कर रही है और ये लड़ाई अब लंबी लड़ी जाएगी। 150 करोड़ रुपए से ऊपर चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिल जीर्ण शीर्ण हो रही है। कैसे ये रुपया वसूल होगा किसानों का, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आम आदमी को निचोड़ के रख दिया है। जैसे गन्ने पिरोने की मशीन लगती है, ऐसा लग रहा है सरकार ने गन्ना पिरोने की मशीन लगी है और लोगों का खून और पसीना निकाल रही है। यहाँ का इकबालपुर का चीनी मिल का प्रशासन तंत्र, यहाँ का प्रबंध तंत्र को किसी बात का डर नहीं है। किसानों के जो गन्ने का भुगतान होना है उसको देने पे कोताही बरत रहा है। रामनगर में कोसी नदी के पास शिवपुर टांडा में स्टोन क्रशर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने पूरे मामले में सरकार और अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है और 18 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में राजस्व विभाग ने प्रदूषण बोर्ड के निरीक्षण के बिना ही इसकी अनुमति दे दी थी, जिसको लेकर रोहन तने ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। देहरादून में 13 से 16 मई तक मिलेट्स महोत्सव आयोजित किया गया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। महोत्सव में अलग अलग सेशन में मिलेट्स की उपयोगिता पर वैज्ञानिक शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं इससे पहले गणेश जोशी ने मिलेट महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए 11 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसमें 83 करोड़ की व्यवस्था मिलेट मिशन में हमने की है। कैसे इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, हमने एक भोज मुख्यमंत्री आवास पर एक घाटी क्षण में हमने किया था। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर में 35 करोड़ रुपए से अधिक के कामों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चों की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 है। इसका सीधा मतलब है कि स्थिति से पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री को लिखा गया है। जिला पंचायत में अब 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों के 2 से अधिक संतानें हैं वे अब चुनाव लड़ सकती हैं। ये कट ऑफ डेट जो है डिक्लेयर हो गई है। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के मजार को समाधि कहे जाने पर संत समाज में खासा गुस्सा है। संतों का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर जुटी हुई है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रही है। सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, उसी की मार्फत ये जो है कि जो मजार आर्यनगर में टूटी है वो मजार नहीं समाधि है। मैं उनको कहना चाहता हूं पहले वो जाने समाधि क्या होती है और मजार क्या होता है। जो हमारे हिंदू समाज में जब हमारे संत ब्रह्मलीन होते हैं उनको समाधि दी जाती है और जब मुसलमान मर जाता है उसको मजार बनाया जाता है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं अपनी भाषा को ठीक करें।
और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। नैनीताल में प्राधिकरण और पालिका ने पंथ पार्क में बैठने के लिए बेंच लगाई थी, लेकिन इस पर भी रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने कब्जा कर दिया है। प्रदेश की 10 जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य जांच के लिए 15 मई से 14 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें HIV, TB, हेपेटाइटिस की जांच होगी। कर्नाटक के बीजेपी नेता मणिकांत राठौर द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे गए, जिसके विरोध में टिहरी में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर में जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता समाप्त मामले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन का 19 मई को चुनाव होगा, जिसके लिए 273 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गैरसैंण में पेयजल और पार्किंग की बड़ी समस्याएं, इन समस्याओं के जल्द दूर करने का दावा किया जा रहा है। रामनगर में सट्टा किंग वसीम को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उसके 2 सहयोगियों विष्णु अग्रवाल और रमेश टमटा पर भी गैंगस्टर लगाया गया है। चमोली के देवाल के लोवाड़ी गांव के रहने वाले हवलदार कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कृपाल सिंह की देहरादून में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। देहरादून नगर निगम अब कूड़ा गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाने जा रहा है, क्योंकि कई जगहों से कूड़ा गाड़ी के नहीं आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष विभूषण की गिरफ्तारी को लेकर अल्मोड़ा में भी महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।